हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप सबका एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। तो ये जो क्लास है ये 10 मिनट शो से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर हम आज इस 10 मिनट शो में कवर करेंगे PYQ जो कि यूपी टेट के हैं। यूपी टेट के PYQ को हम कवर करेंगे और उस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ और उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद इमेजेस। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंड तक आप इस क्लास को देखिएगा। ये आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, PYQ ही हैं सारे, जो कि हम लगभग 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस से कवर करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जैसा कि पूछा हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है वह हो जाता है कि जो ध्रुव तारा है उससे संबंधित है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें से ध्रुव तारा किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को कहते हैं, यानी कि जो ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा में निकलने वाला चमकीला तारा है ना। और ध्रुव तारे के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो प्राचीन काल में उसको दिशा सूचक के स्थान पर उसका हम यूज़ करते थे, यानी कि दिशा का अगर ज्ञान हमें प्राप्त करना था, तो दिशा के बारे में जानना था, तो हम किसके माध्यम से पता कर सकते थे, तो वह पता करने के लिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल हम करते थे। जैसे कि अब इसी से रिलेटेड हम और फैक्ट क्या जान सकते हैं, तो यहाँ पर सीरियस यानी कि व्याध तारे के बारे में अगर बात करें तो जो व्याध तारा है सीरियस, ये रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है ना। तो आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? व्याध तारा यानी कि सीरियस तारा। अगर इसके दूरी की बात करें तो ये 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है ना। और इसको डॉग स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जो व्याध तारा है यानी कि सीरियस तारा है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो डॉग स्टार के नाम से भी हम इस सीरियस तारे को जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये सफ़ेद नीले रंग का है ना, और बाइनरी स्टार सिस्टम से संबंधित है ये, यानी कि बाइनरी स्टार सिस्टम पर बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर एक सीरियस ए तारा है और सीरियस वी तारा है, ये उसका जोड़ा है। जो सीरियस ए तारा होता है वो एक मुख्य तारा होता है और यह सूर्य से अधिक चमकीला, दोगुना चमकीला और बड़ा होता है। और एक दूसरा तारा होता है जो कि सीरियस वी होता है, ये जो होता है वो एक ड्वार्फ स्टार होता है, यानी कि वोना तारा होता है। ठीक है, तो यह बाइनरी स्टार सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी की अगर बात करें तो 4.20 यानी कि 4.24 प्रकाश वर्ष यह दूर है, और इसको लाल बौना तारा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, और यह अल्फा सेंचुरी का क्या है? अल्फा सेंचुरी समूह का यह हिस्सा है। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। वहीं अगर हम बात करें तो जो वेटल गैस तारा है, वेटल गैस, इसको मरता हुआ विशाल तारा कहते हैं। और रेड सुपर जॉइंट सूर्य से 700 से 1000 गुना यह बड़ा हो जाता है। वहीं जीवन के अंतिम चरण में यह सुपरनोवा विस्फोट के कगार पर है। ठीक है, और अगर देखें वेगा तारे की बात करें, जो वेगा तारा है इसको भविष्य का ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है, बहुत ही चमकीला होता है, नीले रंग का होता है, और ये लगभग 12,000 साल बाद क्या हो जाएगा? ध्रुव तारा बन जाएगा। कौन सा? वेगा तारा। अब हम बात करेंगे, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को कवर किया और साथ ही साथ और कौन कौन से संबंधित तारों से संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हमने एक इमेज के माध्यम से कवर कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो पूछा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आया। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब आया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया जाता है, जो कि कहाँ से? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल
1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया जाता है। अब देख लेते हैं और इससे कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बारे में दिया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह जिम कॉर्बेट से शुरू होता है और बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और वर्तमान में लगभग 58 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं अभी? तो वर्तमान में 50 प्लस यानी कि कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। और जो 58वां टाइगर रिजर्व है वह हो जाता है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आप और देखें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में दे रखा है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह कब आया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। वहीं प्रोजेक्ट लॉयन को पूछ रखा है, तो प्रोजेक्ट लॉयन जो है वह किससे संबंधित है? तो गुजरात के गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है और इनके जो आवास का स्थल है। वहीं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें तो वह कब आया? 2009 में आया। ठीक है, प्रोजेक्ट गैंगेज डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट गैंगेज डॉल्फिन है वह 2020 में आया। वहीं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करें तो 1975 में आई। इंडियन राइनो विजन की बात करें तो 2020 में आता है। वहीं प्रोजेक्ट चीता जो है वह 2022 में आता है। गिद्ध संरक्षण की बात करें तो गिद्ध संरक्षण जो प्रजनन केंद्र है वह एकमात्र हरियाणा के पिंजौर में अवस्थित है। ठीक है, और अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो यह कब आया? 1972 में आया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि आपको बताना है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है। यहाँ पर 4 स्टेट दे रखे हैं, आपको कोई एक आंसर है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो कौन सा हो जाता है? मध्य प्रदेश। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ से कौन कौन से फैक्ट और बन सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में हो जाती है और यहीं से 1973 में क्या लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। ठीक है, जो कि अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में कवर किया है। वहीं दूसरा दे रखा है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, तो कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में अवस्थित है और यह किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह फेमस हो जाता है और ये रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क। यह बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है कान्हा नेशनल पार्क? तो बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वहीं गिर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और यह एशियाई शेरों के लिए एकमात्र एशियाई शेरों का क्या है? प्राकृतिक निवास स्थल है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। वहीं अगर देखें सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव डेल्टा में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क में से एक माना जाता है। वहीं बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, वहीं हेमिस नेशनल पार्क, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पर? लद्दाख में अवस्थित है और ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। वहीं केवल लामजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो मणिपुर में अवस्थित है और यह एकमात्र दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? केवल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? मणिपुर में। और ये किसके लिए फेमस है? तो संगाई हिरन के लिए फेमस है, यानी कि संगाई हिरन को डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 में किन 2 समूह के बीच में हुआ था? तो आपको बताना है कि जो लखनऊ समझौता है जो कि कब हुआ है? 1916 में हुआ है। वह किन 2 लोगों के बीच में हुआ, यानी कि किन 2 समूह के बीच हुआ या किन 2 के मध्य हुआ? तो आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर और बताना है कि इसमें से किसके, ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य हुआ था,
है ना, हिंदू व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, या फिर यहाँ पे कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, या फिर नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था। तो किसके दोनों के बीच हुआ है, तो ये हो जाता है आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लखनऊ समझौता है 1916 का, पहले तो आपको याद रखना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, और दो ग्रुप के मध्य में होता है, कौन कौन, एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ हो जाती है आपकी कांग्रेस। उस टाइम पे जो आईएनसी का जो अध्यक्ष थे उस टाइम पर, तो वो थे आपके अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, और यहाँ से हम और क्या याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और जो कांग्रेस है उनकी तरफ से कौन लीड कर रहे थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, और हम यहाँ से क्या जान सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक संधियों के बारे में दे रखा है कि पुरंदर की संधि जो कि कब हुई है, 1965 में, मुगल सेनापति जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये होती है, कौन सी, पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में होती है। ठीक है, इसके तहत जो शिवाजी महाराज हैं उनको अपने 23 किलों को मुगलों को सौंपने पड़े थे। वहीं दे रखा है इलाहाबाद की संधि के बारे में, तो जो इलाहाबाद की संधि है वह 1765 में होती है, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में। ठीक है, और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी देनी पड़ी। ठीक है, किससे, इलाहाबाद की संधि से, जो कि कब हुई थी, 1765 में। वहीं स्वतंत्रता पूर्व के कुछ समझौते दे रखे हैं, जैसे कि लखनऊ समझौता, क्वेश्चन ही हमारा लखनऊ समझौते पर था, जो कि 1916 में हुआ। किसके मध्य हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौते की बात करें तो वह कब हुआ, 1931 में गांधी और इरविन समझौता होता है, जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में ही हुआ ऑब्वियसली। और यहीं से गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा को स्थगित किया था। वहीं पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो जो पूना पैक्ट है वह 1932 में होता है, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा जी के बीच में होता है। ठीक है, कहाँ पर, यरवदा जेल में। वहीं कुछ दे रखे अंतर्राष्ट्रीय और शीत युद्ध समझौते, जो कि लियाकत नेहरू समझौता कब होता है, 1950 में होता है, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में। ठीक है, वहीं पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ, वह भारत की तरफ से कौन थे, नेहरू जी थे, और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे। ठीक है, वहीं ताशकंद समझौते के बारे में दे रखा है कि ताशकंद समझौता जो कि 1966 में होता है, तो 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी और अयूब खां के बीच में यह ताशकंद समझौता हुआ। वहीं कुछ आधुनिक राजनीतिक समझौते के बारे में अगर बात करें तो दे रखा है शिमला समझौता, जो कि कब होता है, 1972 में। तो ये 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार के बीच में, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होता है, कौन सा, शिमला समझौता। ठीक है, अब वहीं यहाँ पर दे रखा है कि राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता, जो कि 1985 में हो जाता है, और यह पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा हुआ है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो आपको क्या बताना है कि जो राष्ट्रीय गान है वह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कब अपनाया गया, यानी कि इन्होंने पूछा हुआ 21 मई 1949 को अपनाया गया, आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, 20 जनवरी 1950 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, तो ये अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और हम यहाँ से क्या जान सकते हैं कि जो राष्ट्रीय गान है वह उसके गाने की समयावधि की बात करें तो 52 सेकंड इसकी समयावधि हो जाती है। ठीक है, इसको पहली बार कब गाया गया, ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया, तो 1911 के INC के सेशन में इसको पहली बार गाया गया। ठीक है, और इसको पहली बार प्रकाशित कब किया गया, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है, जो कि तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से 1912 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, और क्या जान सकते हैं हम इनसे रिलेटेड चीज़ों को, तो देख लेते हैं
कि राष्ट्रीय गीत और गान के बारे में, तो जो राष्ट्रीय गान है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मूल रूप से बंगाली भाषा में इसको लिखा गया, ठीक है, गाया गया। वही संविधान सभा द्वारा यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। गायन का समय जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 52 सेकंड इसको लगभग समय लगता है। वहीं राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह जो है वह रचित है। और उपन्यास कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्रीय गीत को लिया गया। पहली बार इसको 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। जबकि राष्ट्रीय गान कब गाया गया, राष्ट्रीय गान का अगर पूछा जाएगा कि पहली बार कब गाया गया तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जबकि अगर राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा जाएगा तो ये 1896 के आईएनसी के सेशन में गाया गया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो जो राष्ट्रीय ध्वज है वह डिज़ाइन किसने किया, तो पिंगाली वेंकट नायडू के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। 3 रंग हो जाते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो जो केसरिया रंग है वह किसका प्रतीक है, साहस का, जबकि सफ़ेद शांति का और हरा हरियाली का प्रतीक है। अशोक चक्र बीच में अंकित है जो कि नीले रंग में 24 तीलियां हैं, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है, तो यह हो जाता है निरंतरता और प्रगति का प्रतीक। कौन, क्या, अशोक चक्र। वहीं यहाँ पर दे रखा है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, तो कहाँ से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। वही राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत से लिया गया है, शक संवत पर आधारित है ये, ठीक है। वहीं कुछ यहाँ पर फैक्ट है, यानी कि जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी हो जाती है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हो जाती है, जिसको 2008 में घोषित किया गया है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी हो जाता है, और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ हो जाता है। वहीं आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि पूछा हुआ है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर अवस्थित है, तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ है। तो बताइए, एम्स्टर्डम में है, सिडनी में है, न्यूयॉर्क में है या नागासाकी में। तो जैसा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका जो मुख्यालय है वह एम्स्टर्डम में स्थित है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं तो उनको हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि जो यूएन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में यूएन की स्थापना की जाती है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है, तो जिनेवा में हो जाता है, स्विट्जरलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में हो जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। वहीं विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC है। अगर यूनेस्को का पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस के पेरिस पे यूनेस्को का मुख्यालय हो जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो इटली के रोम में FAO का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, तो UNEP का मुख्यालय आपका केन्या के नैरोबी में स्थित है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में अवस्थित है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ हमसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का पूछ रखा था, और उससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं उनको भी हमने कवर किया है। वहीं अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि पूछा हुआ है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो जो कोटोपैक्सी है वह एक जागृत ज्वालामुखी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक ही पॉइंट यही मिल गया कि जो कोटोपैक्सी है यानी कि जो ज्वालामुखी होती है वो 3 प्रकार की होती है ना। जागृत यानी कि एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, सुसुप्त वोल्केनो और मृत वोल्केनो, ठीक है। तो 3 टाइप की होती है।
उनमें से सबसे पहले ये पूछा हुआ है कि जो कोटोपैक्सी है वह कौन सी है, जागृत ज्वालामुखी है। अब ये पूछा है हमसे कि कहाँ पर अवस्थित है ये, ठीक है, तो एंडीज में है, हवाई में है, सिसिली में है, रॉकीज में, ये आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो कहाँ पर हो जाती है ये, तो यह सिसिली में स्थित हो जाती है, ठीक है। अब हम और ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस देख सकते हैं, यानी कि बैरन द्वीप का पूछा हुआ है कि बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, वो भी एक्टिव, तो कौन सा, बैरन द्वीप, ठीक है, जो कि कहाँ पर, अंडमान निकोबार में अवस्थित है। वही स्ट्रोम्बोली की बात करें तो स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानी जाती है। अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से कौन सी ज्वालामुखी जानी जाती है, तो वो हो जाती है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। ओजोस डेल सलाडो, तो यह विश्व का सबसे ऊंचा, यानी कि आपको इस फैक्ट को याद रखें, अगर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो हो जाएगा ओजस डेल सलाडो, जो कि कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। वहीं माउंट एटना, तो यह सिसिली द्वीप पर बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। किलाऊ की बात करें तो यह हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा, किलाऊ। वहीं दे रखा है माउंट वेसुवियस के बारे में, तो जो माउंट वेसुवियस है वह सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि ये एक्टिव नहीं है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि इटली में स्थित है। तो इटली की अभी हमने एक एक्टिव वोल्केनो देखी थी, जो कि कौन सी थी, माउंट एटना, है ना। और अगर माउंट वेसुवियस की बात करें तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। वहीं फुजियामा, तो जो फुजियामा है वह जापान का क्या है, सब शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी है, तो वह शांत ज्वालामुखी है। वहीं क्राकाटोआ, तो यह कहाँ पर, इंडोनेशिया में स्थित है। अगर अग्निवलय की बात करें, रिंग ऑफ फायर, तो यह प्रशांत महासागर के चारों ओर दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है, कौन सा, रिंग ऑफ फायर। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है कि यहाँ पे कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी कि आपसे इनमें से एक नदी ऐसी है जो कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी वह नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गंगा है या सिंधु है। इनमें से एक नदी है जो कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है इसके अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे कि ये तिब्बत से निकलती है और ये भारत में बहते हुए और कहाँ चली जाती है, ये बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। तो जो इसका तिब्बत में नाम है वो तो हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि सांगपो हो जाता है, ठीक है। भारत में भी ये दो जगह पर दो नाम से जानी जाती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सिहांग के नाम से जानते हैं, जबकि असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। वहीं पर ये जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। अगर ये गंगा के साथ मिल जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब मिलन हो जाता है तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जानने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं तो वो उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि गंगा नदी के बारे में दे रखा है कि जो गंगा नदी है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गंगा नदी हो जाती है, जो कि 2525 किलोमीटर को यह कवर करती है। अगर उसके उद्गम स्थान की बात करें तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जो कि भागीरथी के रूप में होता है ना। और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जब भागीरथी मिल जाती है फिर यह क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। वहीं यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है, यमुना, ठीक है। अगर इसका उद्गम स्थल देखें तो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है। और प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ मिल रही है, प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। सिंधु नदी
तो इसका उद्गम स्थान तिब्बत है। तिब्बत में मानसरोवर के पास से यह निकलती है और भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में यह बहती है और कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। वहीं नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वह क्या हो जाता है कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, किसका, नर्मदा नदी का। ठीक है, वहीं ये रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। वहीं ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो यह जो है वो भी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। बैतूल की मुल्ताई पहाड़ियों से यह निकलती है ताप्ती नदी, और यह भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी, ताप्ती नदी। वहीं गोदावरी नदी की बात करें तो जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो क्या बताएंगे आप, गोदावरी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो गोदावरी नदी। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल तो यह नासिक यानी कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, यानी वहाँ से ये उद्गम स्थान है इसका। कृष्णा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या है, तो यह यह जो है आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और प्रायद्वीप ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि पहली सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की वो गोदावरी नदी हो जाती है और दूसरी कृष्णा नदी हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों में से महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हो जाती है तुंगभद्रा और भीमा। कावेरी नदी की बात करें तो यह कर्नाटक के कुर्ग की ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है और यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वह कावेरी नदी हो जाती है। वहीं महानदी के बारे में अगर पढ़ें तो महानदी जो है इसका उद्गम स्थान क्या हो जाता है, तो यह सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध यानी कि हीराकुंड बांध इसी नदी पर अवस्थित है। अब कोसी नदी के बारे में अगर देखें तो बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वह कोसी नदी हो जाती है, क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए बड़ी फेमस है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है अम्लीय वर्षा से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे अम्लीय वर्षा से कौन सा संबंधित है, क्या एसिटिक एसिड अम्लीय वर्षा से संबंधित है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर बोरिक एसिड है। तो कौन सा यहाँ पर एसिड है जो कि अम्लीय वर्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके मिलने से अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब हम इससे और क्या फैक्ट बन सकते हैं वो जान लेते हैं। अम्लीय वर्षा की बात करें तो क्या मिलने से होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वह जो वायुमंडल में आर्द्रता है मिल जाती है तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और वही क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा के लिए जानी जाती है। यानी कि पानी में मिलने से वही वर्षा का जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और उसका पीएच मान जो होता है वह 5 से कम होता है। ठीक है, अब अगर और जाने तो स्मारकों का कैंसर यानी कि ताजमहल जैसे संगमरमर स्मारकों का पीला पड़ना क्या कहलाता है, स्मारकों का कैंसर कहलाता है। वही ओजोन परत के बारे में दे रखा है कि जो O3 है वह कहाँ पाई जाती है, तो यह वायुमंडल की कौन सी परत में, समताप मंडल में पाई जाती है, कौन सी, ओजोन परत। ठीक है, और परावैंगनी यानी कि यूवी किरणों से हमारी क्या करती है, यह रक्षा करती है। वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें CFC तो ये फ्रिज AC इनसे निकलती है और ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देती है।
वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में दिया हुआ है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह कब आया, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है और ओजोन परत को बचाने से संबंधित यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया जाता है। ठीक है, वहीं आता है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी अगर ये पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। वहीं भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो कब हुई थी यह, तो 1984 में हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वहीं लाइकेन के बारे में दे रखा है, तो जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल के बीच की कड़ी हो जाती है। ठीक है, कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है वह क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। ठीक है, और ये SO2 के सूचक माने जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, वहीं पर अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो जैव विविधता अधिनियम है यह कब पारित किया गया। तो जैव विविधता अधिनियम जैसा कि यहाँ पर पूछा हुआ है कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया है, तो यह दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया जाता है। अब अगर ये बात करें कि जो जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ से एक फैक्ट ये याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, तो ये केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, तो उनको हम यहाँ कवर कर लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अधिनियम के तहत 2003 में स्थापना की गई, इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में दिया हुआ है, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए कि कब आया, तो 1996 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, वहीं विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 22 मई को यह मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करें जो कि कब आया, 2010 में, बहुत पूछा जाता है ये भी। पर्यावरण मामलों के जल्द निपटारे और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 2010 में, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, NGT का नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया। ठीक है, बाघों को बचाने के लिए कहाँ से, जिम कॉर्बेट से शुरू किया गया, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं। हॉट स्पॉट की बात करें तो जैव विविधता के अमीर क्षेत्र भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्या हो जाते हैं, हॉट एरिया हो जाते हैं, हॉट स्पॉट एरिया हो जाते हैं। वहीं IUCN रेड डेटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय सूची हो जाती है। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल राज्य सरकारों द्वारा घोषित महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो आज की क्लास के हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे जो कि यूपी टेट के PYQ थे सारे ही। ठीक है, तो उनके कितने फैक्ट बन सकते थे वो तो हमने कवर किए हैं, साथ में और उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, कितने फैक्ट पूछे जा सकते हैं, उसको भी हमने इस क्लास में कवर किया है। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और आप इसको एक बार तो देखेंगे, बाद में अगर दोबारा से देखेंगे तो आपको सारे क्लास में ही सारे फैक्ट कंठस्थ हो जाने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।